लिखा हुआ है, तो यहाँ ध्यान रखना कि ये सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है और ये आपका सेमेस्टर 2 भी है। अभी सेमेस्टर 2 भी है आपका, ये चीज़ भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले संबंध जो बताए गए हैं मानव और पर्यावरण के बीच में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि शुरू में मानव के संबंध कैसे थे, तो शुरू में मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर करता था। वो जो भी चीज़ उसको चाहिए होती थी वो प्रकृति से मांगता था कि मुझे ये मिल जाए, वो चाहता था, यानी कि वो प्रकृति को सब कुछ मांगता था। फिर उसके बाद में यानी जो मांगने वाला जो मानव था ना, उस मानव को कहा गया नियतिवादी। क्या कहा गया? नियतिवादी। अपन कहते हैं ना कि नियति का खेल है, नियति जैसा चाहेगी वैसा होगा। नियति मतलब प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। ये तो नियति का खेल है, ये तो बना बनाया खेल है, ये तो लिखी हुई बातें हैं। तो ये सब क्या चीज़ है? ये पूरा का पूरा प्रकृति है। इसको हम प्रकृतिवादी भी कह सकते हैं, हम इसको पर्यावरणवादी भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, नियतिवाद को हम क्या कहते हैं? एक नियतिवाद हो गया। अब सबसे पहले तो ये आती है कि नियतिवाद है क्या? नियतिवाद है कि वह मानव जो प्रकृति पर निर्भर करता है उसे हम नियतिवादी कहते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मानव ने क्या किया? प्रकृति की सीमाओं को तोड़ते हुए उसने खुद की कौशल बुद्धि के साथ साथ में अपनी तकनीकी विकास के साथ उसने क्या किया? प्रकृति के विपरीत कुछ काम करने शुरू कर दिए। जैसे खाली पड़ी बंजर भूमि को उसने उपजाऊ बना दिया रासायनिक खाद वगैरह डाल करके, या पहले जैविक खाद डाल के बना दिया उसको। तो इस प्रकार से उसने पेड़ पौधों को काट करके अपने घर बनाने शुरू किए, पेड़ों को काट करके उसने कृषि करना शुरू की। तो प्रकृति के विरुद्ध काम करना शुरू किया, यानी कि प्रकृति को खुद की ताकत दिखाने लगा। तो उस मानव को हम कहते हैं संभववादी। वो मानव क्या कहता है कि चारों तरफ संभावनाएं ही संभावनाएं हैं, चारों तरफ संभावनाएं पड़ी हैं। अब किसी भी साइड में कोई भी काम करना चाहो, हर तरफ संभावना है, हर काम हो सकता है। अपन आज भी यही कहते हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हर काम हो सकता है, उसे किया जा सकता है। ये है एक संभववादी विचारधारा। और नियतिवाद कहता है कि जो कुछ भी होगा ना वो नियति तय करेगी, वो किस्मत तय करेगी कि किस्मत में लिखा है। नौकरी लगना है कि नहीं लगना ये किस्मत में तय, किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगी। तो जो किस्मत पे छोड़ रहा है वो नियतिवादी है, और जो मेहनत कर रहा है वो संभववादी है। आई बात समझे? लेकिन आपको पता है कि अकेली मेहनत से भी काम नहीं होता, हमें मेहनत और किस्मत दोनों पर ही ध्यान रखना पड़ता है, दोनों को ही लेके चलना पड़ता है। तो ये होता है नवनियतिवादी। क्या समझे? ये क्या होगा भी? नवनियतिवादी, जो प्रकृति को भी समझेगा कि भी प्रकृति की भी वैल्यू है। संभववादी तो क्या कर रहा है? चारों तरफ संभावना ही संभावनाएं हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है? अपनी मर्जी से काट छाट कर रहा है प्रकृति के अंदर, और इस प्रकार से उसने क्या करना शुरू कर दिया? प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और ज़्यादा नुकसान होने की वजह से प्राकृतिक आपदाएं आने लगी, और फिर उसको पता चला कि भी अकेला मानव ताकतवर नहीं है, प्रकृति भी ताकतवर है। तो फिर इन दोनों बातों को समझ करके पहले वाला जो नियतिवादी है वो क्या कहता है कि मानव कुछ भी नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है, यानी किस्मत ही सब कुछ होती है। तो वो तो है नियतिवादी। संभववादी कौन हुआ? जो कहता है कि मानव सब कुछ है और प्रकृति कुछ भी नहीं है, वो कौन है? संभववादी। और जो दोनों के बीच में तालमेल बिठा करके चलेगा, जो कहता है कि भी ट्रैफिक की अगर लाइटें चल रही हैं, अगर हरी लाइट हरी बत्ती है तो क्या करना होगा? चलते जाना होगा। हरी के बाद में पीली आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ कि लाल बत्ती आने वाली है, और जब लाल बत्ती आएगी तो हमें रुकना है। और सेम यही नियतिवादी, जो नवनियतिवादी है ना, नवनिश्चयवादी, वो भी यही कहता है कि भी पहले प्रकृति जो है वो, उसमें आप कोई भी काम कर रहे हो ठीक है, भी करते रहो, कोई खेती कर रहे हो, कोई आप उद्योग स्थापित कर रहे हो, करते रहो, लेकिन कुछ हद तक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा उद्योगों के लिए काट छाट की, पेड़ों काटा, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, उससे मनुष्य को ही नुकसान पहुंचने वाला है। तो इससे अच्छा है आप पहले से ही प्रकृति के हिसाब से चलो।
क्योंकि जैसे जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, हमने हरी बत्ती देखते हुए हम पूरी फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे हैं और धीरे आगे चल करके हमें अब पीली बत्ती दिख रही है। अब जो टाइम चल रहा है वो कौन सा है? पीली बत्ती का टाइम है। पीली बत्ती मतलब यह है कि हमें दिख रहा है कि पर्यावरण के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, हमें CO2 को कम करना पड़ेगा, CFC को कम करना पड़ेगा, इन चीज़ों को हमें पेट्रोलियम को की खपत कम करनी होगी, कोयले की खपत कम करनी होगी। तो ये चीज़ें हमें क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि अभी पीली बत्ती जल रही है और रेड बत्ती के टाइम पे क्या होगा, लाल बत्ती के टाइम पे क्या होगा, आपदाएं आएंगी। ठीक है, ओजोन क्षय हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, पेड़ पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा और आसपास के जो तटीय क्षेत्र के जो गांव शहर जो हैं वो डूब जाएंगे। तो उनको खतरा है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान तो सभी को रखना है, लेकिन वो सब देश क्या कर रहे हैं, वो मिल करके एक संगठन बना रहे हैं कि हमें किस प्रकार से इनका ध्यान रखना है। अब हम इसकी थ्योरिकल बात को समझ लेते हैं कि जो ये किताब कहना चाहती है, जो विद्वान कहना चाहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, फ्रेडरिक रेटजल, हमने मानव भूगोल की जो शुरुआत की है कहाँ से की है? फ्रेडरिक रेटजल से की है। तो सबसे पहले जो नियतिवादी होगा ना, वो कौन होगा? वो फ्रेडरिक रेटजल ही होगा, क्योंकि उसने किसकी किताब पढ़ी थी? कौन सी किताब पढ़ी थी उसने? याद है? प्रजातियों की उत्पत्ति किताब उसने पढ़ी थी चार्ल्स डार्विन की, जो किताब 1859 में लिखी गई थी। 1859 में जो किताब लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन की, तो ये किताब थी भी प्रजातियों की उत्पत्ति। अब इस उत्पत्ति जो किताब है, इसको पढ़ करके उसने मानव भूगोल लिखा था, एंथ्रोपोजोग्राफी। क्या लिखा था अभी? एंथ्रोपोजोग्राफी इसने किताब लिखी थी, मानव भूगोल लिखी थी किसने? फ्रेडरिक रेटजल ने। तो इसने कौन सी मतलब कब की चर्चा कर रहा है? ये शुरू के मानव की चर्चा कर रहा है कि पहले मानव कैसा था। तो पहले मानव था भी ऐसा ही कि वो प्रकृति में रहता था, ठीक है, उस पर ही डिपेंड रहता था। तो इसीलिए वो क्या कहता है, रेटजल कहता है कि मानव एक प्राकृतिक कारक है और मानव एक धूल के बराबर है। प्रकृति के अंदर मानव क्या है? धूल के बराबर है। आज भले वो कितना ही गुमान कर ले, जैसे 70-80 का होगा मृत्यु हो जाएगी, कहाँ जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। बात समझ में आई है ना? तो ये बात कहता है कौन? फ्रेडरिक रेटजल। इसीलिए वो कहता है कि मानव को उतने मतलब कि उतना ही ऊंचा उड़ना चाहिए ताकि उसके पैर जो हैं जमीन पर रहें। उसको जमीन पर पैर रख करके ही, अपन भी कहते हैं कि भी आपको अगर कोई तरक्की मिल रही है तो उस हिसाब से तरक्की को एंजॉय करो कि आपके पैर जमीन पर रहें, वरना आप उल्टे मुंह गिरोगे। चलिए देखें, मानव एक धूल का पुतला मात्र है। उसकी तुलना आकाश में उड़ती चिड़िया के साथ नहीं की जा सकती। मानव की तुलना आकाश में उड़ती चिड़िया के साथ नहीं की जा सकती। उसकी जड़ें, उसकी तुलना की जा सकती है किसी पेड़ के साथ, क्योंकि पेड़ क्या होता है, वो हवा में कितना भी लहराए लेकिन उसकी जड़ें कहाँ होती हैं? जमीन में होती हैं। बात समझ में आई? उसकी जड़ें कहाँ होती हैं? जमीन में होती हैं। वो धरती से जुड़ करके वो कितना भी ऊंचा उड़ सकता है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये कहना चाहते हैं कि चिड़िया से नहीं की जा सकती, यह एक दिन इसी धूल में समाप्त हो जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है सैंपल। सैंपल कौन है? जो रेटजल की शिष्य है, क्योंकि रेटजल जैसा सिखाएगा वो भी वैसा सीखेंगे। तो शिष्य है, अमेरिका से है, ये पहला विद्वान है अमेरिका का जो कि नियतिवादी है। और भी विद्वान आएंगे जो नियतिवादी के समर्थक होंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप कहोगे कि नियतिवादी का प्रवक्ता कौन है, या नियतिवादी का जनक कौन है? कौन है जनक इसका? फ्रेडरिक रेटजल इसका जनक है। और जबकि इसके समर्थकों में कौन आएंगे? तो ये सैंपल है, चर्चिल सैंपल। ठीक है। दूसरी बात है संभववादी। संभववाद का जो जनक है वो कौन है? ब्लाश। क्योंकि हमने पहले से देखा है कि जर्मन विद्वानों के ऑपोजिट जो है वो कौन है? फ्रांस विद्वान है। उसी टाइम पे इसका जो टाइम पीरियड है वो आपने देखा है कितना है अभी? 1844 से लेकर के 904 तक है। और इसकी टाइमिंग जो है वो 1845 से लेकर के 1910 तक इसकी टाइमिंग आती है।
तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, समकालीन है। बस ये जर्मन से है, ये फ्रांस से है, वो नियतिवादी है, तो ये क्या कहता है, संभववादी है। क्या कहता है, मानव एक क्रियाशील कारक है, मानव एक क्रियाशील प्राणी है, कोई प्रतिबंधता नहीं है। ये कहता है कि चारों तरफ कोई प्रतिबंधता नहीं है, जबकि वो क्या कहता है, प्रतिबंधता है। तो ध्यान रखना, जब आप इसकी गुण बताओगे, इसके गुण बताओगे, वो गुण इसकी आलोचना में लिखने हैं, और जो इसकी गुण बताओगे वो उसकी आलोचनाएं बन जाएंगी। वो कहता है कि प्रकृति सब कुछ है, और ये कहता है प्रकृति कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि मानव कुछ भी नहीं है, और ये कहता है मानव ही सब कुछ है। बात समझ में आई? इस तरीके से ये कहता है कि सर्वत्र संभावनाएं ही संभावनाएं हैं जिनका मानव अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। ये जो बात है, नीचे वाली जो बात जो कहने वाला विद्वान है, ये कौन है, फेब्रे है। और यहाँ पर चिड़िया की तुलना वाली जो बात कहने वाला है, ये कौन है भी, सैंपल है। सैंपल उसकी समर्थक हो गई और फेब्रे इसका समर्थक हो गया। और फेब्रे इसी का समर्थक क्यों है, क्योंकि ये भी इसका शिष्य था। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आता है टेलर। अब टेलर का काम क्या होता है अभी, टेलर का काम क्या होता है, कपड़े यानी सिलाई करना, दो कपड़ों को सिलाई कर देना। तो उसने नियतिवादी और संभववादी की सिलाई कर दी, और सिलाई करके एक नया कपड़ा तैयार कर दिया। ठीक है, तो आगे पीछे कपड़ा जोड़कर उसने कमीज बना दी। तो इस तरीके से टेलर ने क्या किया भी, इन दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ करके कहा कि नहीं भी, ना तो प्रकृति ही सब कुछ है और ना ही मानव सब कुछ है। समझिए, हम मानव को निष्क्रिय नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या कह रहा है, मानव निष्क्रिय है, और कहता है कि प्रकृति सब कुछ है। और ये कहता है कि प्रकृति निष्क्रिय है और मानव सब कुछ है। तो ये कहता है कि नहीं, ना तो प्रकृति सब कुछ है और ना ही मानव सब कुछ है, यानी ना तो सर्वत्र संभावनाएं हैं और ना ही सर्वत्र नियति पर छोड़ सकते हैं। हमें मेहनत भी करनी है और किस्मत भी, भाग्य भी हमारा साथ होना चाहिए। आई बस में। तो इस तरीके से इन्होंने ये नवनियतिवादी नाम दिया है। इसको हम निश्चयवादी भी कहते हैं, नवनिश्चयवादी। क्या कहेंगे भी, निश्चयवाद। तो अब आप उसको कहेंगे निश्चयवाद और नियतिवाद, इसको कहेंगे नवनियतिवाद और नव निश्चयवाद। एक ही बात है, भले निश्चयवाद शब्द लिखो भले नियतिवाद लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज़, कन्फ्यूजन नहीं होना है इसके अंदर। अब आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि नवनिश्चयवाद अवधारणा की जो है अपने को व्याख्या करनी है, तो फिर आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, पेपर की भी कहाँ से शुरू करेंगे। हमसे नवनिश्चयवाद के बारे में पूछ रहा है, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, निश्चयवाद से शुरू करनी शुरुआत कहाँ से है, निश्चयवाद से ही करनी है, क्योंकि हमें पहले निश्चयवाद तो पता होना चाहिए, संभववाद पता होना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे नवनिश्चयवाद की। क्लियर? तो कहता है प्रकृति की सीमाओं में मानव क्रियाशील है। ये क्या कहता है कि हाँ, मानव क्रियाशील है, लेकिन प्रकृति की सीमाओं में रह करके। ये कहता है प्रकृति की सीमाएं हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसकी यहाँ से उसने क्या लिया कि प्रकृति की सीमाएं हैं, और यहाँ से क्या लिया, मानव क्रियाशील है, और दोनों को जोड़ करके लिख दिया कि मानव क्रियाशील है, प्रकृति की सीमाओं में रह करके वो काम कर सकता है, जितना भी काम करना चाहे कर सकता है, लेकिन प्रकृति की सीमाओं में ही कर सकता है। यानी प्रकृति को देख करके, कहीं ऐसा नहीं कि प्रकृति की सीमाओं को तोड़कर। प्रकृति कह रही है कि भी मेरे यहाँ पे इतने पेड़ हैं, 50% पेड़ हैं प्रकृति पर, तो आप उसमें से कुछ पेड़ काट सकते हो, 33% पेड़ जो है वो होने चाहिए। ठीक है ना, तो अगर उतने रहते हैं तो ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा कम हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। अब जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, तो अगर पेड़ लगाना नहीं शुरू किया, हमने बैलेंस बराबर नहीं किया, तो असंतुलन पैदा होगा, और असंतुलन हुआ तो आपदाएं आएंगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। चलिए देखें जल्दी से। नियतिवाद रटजल है, सामाजिक, इसने डार्विनवाद के सिद्धांतों को भी पढ़ा था, डार्विनवाद के, सामाजिक डार्विनवाद जो सिद्धांत हैं इसके, जो वही है चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना,
जो चार्ल्स डार्विन है जिसने किताब लिखी थी प्रजातियों की उत्पत्ति, उसके सिद्धांतों को पढ़ा था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सामाजिक डार्विनवाद इसको कहा जाता है। समायोजन की बात इसने कही है कि समायोजन जरूरी है। अवधारणा के तत्व, देखिए इसकी अवधारणा के तत्व कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। मनुष्य एक प्राकृतिक कारक है, यह प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, प्रकृति के अभाव में मानव की कल्पना संभव नहीं है। ये इसकी अवधारणा के तत्व हैं, मतलब ये जो बातें अपने को मुख्य बिंदु के रूप में इसकी अवधारणा के अंदर लिखनी है, ये बातें इसके अंदर होनी चाहिए। प्रकृति नियमानुसार जीवन शैली अपनाना, मानव क्या करता है, प्रकृति के अनुसार अपनी जीवन शैली को अपनाता है, प्रकृति के साथ में वो समायोजन करता है। ये बात नियतिवादियों की है, ठीक है। वो कहते हैं कि मानव उसके कंट्रोल में चलता है, प्रकृति के कंट्रोल में रह करके चलता है और चलना भी चाहिए। इसके समर्थक कौन कौन है, तो देखिए स्ट्रेबो, मानव इतिहास पर जलवायु का प्रभाव होता है, ये बात उन्होंने कही कि मानव का आप जितना भी इतिहास देखोगे पीछे का, उसके ऊपर जलवायु, अब जलवायु क्या है, प्रकृति, और मानव पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब प्रकृति कहीं ना कहीं सर्वोच्च है और मानव उस पर अधीन है। मानव क्या है, उस प्रकृति के अधीन है। ये बात हमें पता चलती है जब हम सभ्यताओं के बारे में देखते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, एक इतनी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो सकती है, तो फिर ये भी तो हमारी पूरी प्रकृति है। ये अगर हम इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, प्रलय आएगा, तो ये पूरी प्रकृति भी, पूरी पृथ्वी पर भी मानव जाति बिल्कुल समाप्त हो सकती है। एक इतनी बड़ी डायनासोर्स की जो प्रजाति है, अगर वो खत्म हो सकती है, तो फिर ये मानव तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये भी तो खत्म हो सकता है, समझिए। तो इस तरीके से ये कहता है कि मानव के इतिहास पर अगर आप बात करो तो जलवायु का प्रभाव पड़ता है, और जलवायु क्या है, प्रकृति है। रीटर क्या कहता है, जलवायु ईश्वर की देन है, क्योंकि जलवायु हमारे सभी तत्वों को कंट्रोल करती है। कहाँ पे फसल होगी, कहाँ पे फसल नहीं होगी, ये सब किस पर निर्भर करता है, जलवायु पर। और जलवायु किस पर निर्भर करती है, उसके तत्वों पर, ठीक है, कि जलवाष्प पर, तापमान पर, आर्द्रता पर, उस सब पर जलवायु जो है वो निर्भर करती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जितना भी सूरज का प्रकाश आ रहा है वो वापस नहीं जा पाएगा। ये हमने सूर्यताप के अंदर देखा था कि वापस नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो हरित गृह प्रभाव बन जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर से क्या होगा, एकदम से पूरी जगह पर खूब बारिश खूब ज़्यादा होगी, और बारिश ज़्यादा होने की वजह से बाढ़ आएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो जितना भी ग्लेशियर है वो सारे पिघल जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो बाढ़ आएगी। तो इस तरीके से सुनामियों जैसी कहानियां हो जाएंगी यहाँ पे। अरस्तु क्या कहता है, समुद्री क्षेत्र साहसिक, अब समुद्री क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, साहसिक होते हैं। एशियाई जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, विचारशील होते हैं। और जो भूमध्य रेखीय लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। अब ये सब बातें अरस्तु कह रहा है, किस बात के आधार पर कह रहा है, ये बात कह रहा है कि ठंडे प्रदेश का मानव साहसी है, थोड़े और नीचे आएंगे तो वह विचारशील है, और अगर गर्म प्रदेशों में चले जाएंगे तो वहाँ का मानव तो बिल्कुल ही आलसी हो जाएगा। तो मतलब मानव पर प्रकृति का प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, ये बात अरस्तु ने भी कही है, ठीक है। हम्बोल्ट ऊंचाई एवं वर्षा जलवायु का निर्धारण करती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान क्या होता है, घटता है, और पहाड़ों पर वर्षा अधिक होती है और मैदानों में कम होती है। तो इस तरीके से इन्होंने भी संभववाद के रूप में कुछ ना कुछ बातें लिखी हैं। ये विद्वान हैं जिनको हम संभववाद के समर्थक, नियतिवाद के समर्थक, हालांकि ये समर्थक नहीं कह सकते क्योंकि ये सारे के सारे जो विद्वान है ना, ये रीटर से पहले के हैं। ये सभी विद्वान कब के हैं, रीटर से भी पहले के हैं। अरस्तु इन सब विद्वानों में सबसे पुराना है। अरस्तु कब का है, जब यूनान था, यानी ईसा पूर्व की बात, तब अरस्तु का टाइम था। जब हम हिकेटियस को पढ़ते हैं, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, हिकेटियस, इतिहास का जनक हेरोडोटस, और राजनीति का जनक प्लूटो का जो शिष्य है वो है अरस्तु, जो कि मनोविज्ञान का जनक कहलाता है। तो ये सब लोग कब के हैं, यूनान टाइम के हैं, जब यूनानियों का राज होता था तब के हैं। फिर यूनान के बाद में बीच में एक अंध युग आता है
ब्लैक टाइम आता है, ब्लैक टाइम हम उसको बोलते हैं, जिस टाइम पे कोई भी विकास वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी विषय के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह हुए, आपसी युद्ध वगैरह होने की वजह से बहुत सी किताबें, बहुत से ग्रंथ जो थे वो तहस नहस हो गए थे, और उसके बाद में फिर से धीरे धीरे जो है इतिहास जो है वो लिखा जाने लगा और विकास शुरू हुआ। और उस टाइम के बाद में आते हैं लगभग 1200 ईस्वी में आता है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो की टाइमिंग कितनी है? 1200। और अरस्तु कब का है? ईसा पूर्व का, यानी 1200 साल का गैप हो गया बीच में। और फिर उसके बाद में 1700 ईस्वी में कौन आते हैं? हम्बोल्ट और रिटर। हम्बोल्ट रिटर का टाइम आप याद रखना, मैंने आपको पहले भी लिखवाया है। हम्बोल्ट क्या टाइमिंग है इसकी? हम्बोल्ट, तो हम्बोल्ट की टाइमिंग है 1769 से 1859। और रिटर, ये जर्मन विद्वान है रिटर भी, तो इसकी टाइमिंग जो है वो है भी 1779 से 1859 इसकी टाइमिंग है रिटर की। क्लियर? तो ये कब के हैं? देखो आप लगभग 1850 की बात हो रही है। और इसी टाइम के बाद में कौन आ रहा है? रेड जेल आ रहा है। रेड जेल की जो टाइमिंग है वो कितनी है? 1844 से 1904। अब आप देख लीजिए, जब इनकी मृत्यु हो रही है तभी उसका जन्म हुआ है, उसके लगभग आसपास। तो फिर उसके बाद में उसने जो भी पढ़ा होगा वो इन सब की बातों को पढ़ कर के आगे बात कही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि हमारे फोर्थ क्वेश्चन का, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। इसमें हम फास्टली हम थोड़ा सा रीड करेंगे थोड़ा सा। मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण से वही संबंध है जो अन्य प्राणियों का होता है, परंतु मनुष्य ने अपने बौद्धिक विकास के द्वारा पर्यावरण से बदलते हुए संबंध बनाए हैं। अपने बौद्धिक विकास के द्वारा संबंधों को क्या किया है? पर्यावरण के साथ में बदलते रहा है, जिनसे पर्यावरण को कभी हानि हुई है तो कभी लाभ हुआ है। कुछ बातों से पर्यावरण को हानि हुई है और कुछ से क्या हुआ? उसको लाभ हुआ है। आदिकाल का मनुष्य जो अन्य जीव जंतुओं की भांति रहता था, आदिकाल का कैसे रहता था? उसी तरीके से हम जैसे बोलते हैं कि मानव की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है? मानव प्रजाति को हम क्या कहते हैं अभी? उसका वैज्ञानिक नाम है, हाँ, होमो सेपियंस जो है वो क्या है? बंदर की ही एक प्रजाति है। तो पहले बंदर की जैसे हूबहू वैसे ही उसकी उत्पत्ति हुई है। हम मानव भूगोल की जब किताब खोलते हैं तो सबसे पहले मैंने वो पूरे बना रखे हैं उसके अंदर ना, वो डायग्राम देखना उसके अंदर। तो वो चित्र बने हुए हैं कि कैसे वो पहले 4 पैरों पे चलता था, मतलब कि 2 हाथ और 2 पैर, चारों का यूज करता था, पेड़ों पर रहता था। ठीक है, पेड़ की शाल के नीचे वहीं पे सोना, वहीं पे खाना पीना, वो सब पहले इस तरीके से। धीरे धीरे फिर उसको जरूरत पड़ी तो फिर वो 2 पैरों पे आया, और 2 पैरों पे आया तो फिर उसने हाथों का प्रयोग करना शुरू किया, लकड़ी उठाने का और पत्थर उठाने का। इस तरीके से अन्य जानवरों से बचने के लिए उसने लकड़ी उठाई, लकड़ी से उसको मारा, भगाया, तो उस तरीके से उसके हाथ पैर काम करने लगे। धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होगी तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा होने लग गया, और फिर इस प्रकार से मानव जो है अपने इस रूप में सामने आया। तो ये क्या है? अन्य जीवों की बाती ही था पहले, फिर धीरे धीरे उसने अपना बौद्धिक विकास के द्वारा उसने क्या है? दूसरों पर राज करना शुरू कर देता है। वह पर्यावरण पर विशेष प्रभावशाली नहीं था, उस समय कोई उसका प्रभाव नहीं था, परंतु मनुष्य ने विगत 10,000 वर्षों में सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के नए आयाम स्थापित किए। हम 10,000 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता होती थी। उसका जो मानव था वो पूरा एक मतलब साइंटिस्ट की तरह था उस समय। मतलब जितने भी चीज़ें मिली हैं वो आज के टाइम में हम एक मानते हैं कि भी एक विद्वान के पास ही मिल सकती हैं और किसी के पास नहीं मिल सकती। कैसे कि जब भी आप बात कर रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मल निकासी, जल निकासी का जो रास्ता था वो किस तरीके से बनाया हुआ था। और जैसे आप बात करें कि वहाँ अपने कुतुब मीनार के पास में जो लगा हुआ है, थंबा लगा हुआ है ना, वो मौर्य कालीन जो है, तो वो देखो आज तक उसको जंग नहीं लगी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दर्शाती हैं कि मानव जो है पहले कितना बुद्धिमान था, कितनी प्योर चीज़ें उसके पास में थी। अब वर्तमान में धीरे धीरे क्या आ रही है? मिलावटी आ रही है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता की आप ईंट बताओ, ईंट का साइज कितना था? ईंट का साइज इतना बड़ा था कि आज उसके ब्लॉक बनते हैं, मतलब बड़े बड़े आज पत्थर है ना, जैसे अपन पत्थर उठा करके देखते हैं, वो पत्थर जितनी एक ईंट होती थी। तो पहले मानव उसको नॉर्मली जैसे आज ईंट उठाते हैं वैसे उठाता था। तो आप देख सकते हैं कि वो मानव कितना शक्तिशाली होगा। तो इस तरीके से
ये सब चीज़ें जो हैं इस प्रकार मनुष्य वातावरण के सहसंबंध परिवर्तनशील रहे हैं। मनुष्य ने पर्यावरण से उपयोगी वनस्पति और जीव जंतुओं को या तो विकास क्रम में पीछे छोड़ दिया या उन्हें पृथ्वी से सदा के लिए समाप्त कर दिया। अपने विकास के चलते उसने पेड़ पौधों, वनस्पति को या जीव जंतुओं को विलुप्त कर दिया। आपने देखा होगा बहुत से जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं पूरे, और उनको बचाने का, जो विलुप्ति के कगार पे, उनको बचाने का जो है किया जा रहा उपाय। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए कि इतिहास से शुरू तक अब तक देखा जाए मानव के संबंधों को, तो देखिए किस प्रकार के संबंध दिखते हैं। मानव संस्कृति तथा समाज के प्रारंभिक काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस समय मानव की सोच आर्थिक नहीं थी, तब उसको पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं था, बस अपना जीवन यापन करना था। फिर धीरे धीरे एकमात्र लक्ष्य भोजन की प्राप्ति थी, अतः इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक था। यह काल 5000 वर्ष पूर्व चलता रहा। उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन समय के साथ मनुष्य ने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना सीख लिया। इसे मानव द्वारा पर्यावरण उपयोग का प्रथम उद्देश्य पूर्ण कार्य माना जाता है। सबसे पहला उद्देश्य पूर्ण कार्य क्या था? शिकार करना, क्योंकि शिकार एक आर्थिक क्रिया में आता है। ठीक है, शिकार करना आर्थिक क्रिया में गिना जाता है। तो ये चीज़ क्या होगी हमारे पास में, ये प्राथमिक क्रियाओं में आता है, सॉरी। तो ये क्या होगी, उसकी पहली क्रिया होगी उसके प्रति काम करने की। अग्नि के आविष्कार के उपरांत अब आप देखते हैं, अब आग जला ली तो अब उसको उस कच्चे मांस को पका करके खाने लग गया। तो इस तरीके से उसने जो है परिवर्तन लाए। जंगलों से लकड़ियां प्राप्त करने लगा, वह मांस को पकाकर खाने लगा। यद्यपि मानवीय आवश्यकताएं सीमित होने के कारण अब भी मानव पर्यावरण संबंध कैसे थे? मैत्रीपूर्ण थे भी। उस टाइम पे भी मानव और पर्यावरण के संबंध कैसे थे? मैत्रीपूर्ण, क्योंकि कोई ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं थी मानव को, बस खाने पीने का वही था। बस इतना था कि अब उसको शौक हो गया था, अभी शिकार करते हैं, भाग दौड़ करके वो शिकार करना। इस तरीके से आग मानव का प्रथम पारिस्थितिकीय उपकरण था। तो पहला पारिस्थितिकीय उपकरण जो है वो कौन सा है? आग है। सबसे पहले आग जलाई उसने, फिर उसके बाद में टायर बनाए। तो इस तरीके से वो कौन से हो गए? ये उपकरण यानी कि कोई ना कोई यंत्र हो गए, जिसकी सहायता से उसने अपने लाभ के अनुकूल पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अब आग से शुरू कर दिया सब कुछ। तो इस तरीके से मानव द्वारा अपनी छांट को महत्व देने के कारण पर्यावरण में नैसर्गिक भिन्नताएं उत्पन्न हुई। मनुष्य व वातावरण के सहसंबंधों को आज से 5000 वर्ष पूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जब मनुष्य ने कृषि करना। अब क्रांतिकारी कब आया? पूरा का पूरा ही बदल करके रख दिया जब मनुष्य ने कृषि करनी शुरू कर दी। तो अब कृषि करेगा तो उसके लिए जगह चाहिए, जगह तो है नहीं, जगह जगह पे जंगल है, सब जगह पे जंगल, टोटली क्या है? A to Z जंगल, और या फिर बंजर। इस तरीके से था ना, क्योंकि आज जो अपन देख रहे हैं कि खाली जगह पड़ी, यहाँ पे भी जंगल। तो मनुष्य ने क्या किया? अब उसको खेती करनी है, कुछ नया उगाना है, कोई बीज उसको मिल के कहीं ना कहीं से उसको उगाना है, तो उसने क्या कर दिया? उन जंगलों की कटाई कर दी। कटाई करके उसको जला दिया। जलाने के बाद में फिर उसी जगह पर उसने क्या किया? कृषि करना शुरू किया। और ये कृषि थी कैसी? स्थानांतरण कृषि थी, यानी अस्थायी कृषि थी, एक जगह पे नहीं थी, स्थायी नहीं थी, स्थान बदल बदल के कृषि करता था। तो उसके आवास कैसे थे? आवास भी उस समय उसके कैसे थे? स्थानांतरण थे, कि एक जगह पर किया, फिर 2-4 साल के बाद में दूसरी जगह पर चला गया, स्थान बदलता रहा। तो ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो है बदलाव आया मानव और पर्यावरण के बीच में, जब इतने बड़े बड़ी संख्या के अंदर पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया, जलाना शुरू कर दिया गया, और वहाँ पे कृषि होनी शुरू हो गई। तो एक तरह की ये क्रांति है। स्थायी आवास आए तो और भी ज़्यादा क्रांति हो गई। पहले अस्थायी थे, फिर जब स्थायी आवास बनाएगा तो अपने आसपास की जमीन को साफ किया, कृषि करनी शुरू की, तो फिर स्थायी कृषि शुरू कर देगा। स्थायी कृषि शुरू करेगा, 5 साल 7 साल तक तो कृषि होगी, उसके बाद उसको वो भूमि बंजर हो जाएगी, इसलिए उसको कोई ना कोई खाद देनी पड़ेगी या कुछ समय रुकना पड़ेगा। तो फिर उसने जैविक खाद का प्रयोग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ? उसके बाद में भी कृषि के रूप में उपयोगी पेड़ पौधों का अधिक उत्पादन एक और मनुष्य के लिए लाभकारी था, जिससे भोजन प्राप्ति की सहजता हुई, परंतु दूसरी ओर पर्यावरण के लिए यह एक विनाशकारी था। एक ही पेड़ पौधे उगाना, मतलब सिर्फ गेहूं उगाना, बाकी पेड़ पौधों को नष्ट करना, तो ये क्या है?
एक तरफ तो लाभकारी था मनुष्य के लिए, दूसरी तरफ विनाशकारी था कि वो प्रजातियां खत्म हो रही हैं जिनको वो काट रहा है। तो इस प्रकार से अधिक विकसित और अनुपयोगी पेड़ पौधे जैविक तंत्र से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो जिसकी जरूरत नहीं है उसको उसने काटना शुरू कर दिया और बाद में धीरे धीरे करते करते वो विलुप्त ही हो गए। अनुपयोगी पेड़ पौधे भी ऊर्जा का संश्लेषण और रासायनिक तत्वों की चक्रीय क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो अनुपयोगी पेड़ पौधे हैं वो भी हरे हैं ना, और हरा जो होगा वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें भी होगी। ठीक है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण तो अपने को जरूरी है। क्यों प्रकाश संश्लेषण जरूरी क्यों है? क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? क्या होता है? जो हम CO2 निकाल रहे हैं उस CO2 को O2 के अंदर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आवश्यक होती है। क्योंकि पेड़ पौधों को खाना है ना, तो उसके लिए उनको प्रकाश की जरूरत पड़ती है, प्रकाश संश्लेषण की जरूरत पड़ती है। तो प्रकाश जब उन पे पड़ेगा तब खाना खाने के लिए वो CO2 को तो लेंगे और उसमें से C को अपने पास रख लेंगे, O2 को निकाल देंगे। समझ गए? अब वो C क्या है? वो C होता है कार्बन, और कार्बन के पास होती है ऊर्जा यानी कि ताकत। समझ गए? पशुओं का शिकार करके प्राकृतिक आवास को परिवर्तित करके मानव ने जैव विविधता को कम किया। मनुष्य ने वनों और प्राकृतिक पेड़ पौधों के समूह को हटाकर कृषि कार्य आरंभ किए, जिससे भी सौर ऊर्जा को संग्रहित करने में कमी उत्पन्न हुई। भूमध्य रेखा, देखिए सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा किस प्रकार से होती है तो देख लीजिए। भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में सौर ऊर्जा का वार्षिक संचय 14,000 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर करते हैं। 14,000 कैलोरी एक सेंटीमीटर, एक वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। इतनी जो जगह है ना, वो एक साल के अंदर 14,000 कैलोरी जो है वो ऊर्जा अपने अंदर समा लेता है। और अगर सूर्य की इतनी ज़्यादा ऊर्जा अब तक समाता रहता अपने अंदर, तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते उनके पास बहुत ज़्यादा कार्बन इकट्ठा हो जाता, और कार्बन इकट्ठा हो जाता तो वही कार्बन हमें ईंधन के रूप में काम आता। हमें नीचे से कभी भी कोयला निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नीचे से जब हम कोयला निकालते हैं, कोयला क्यों निकालते हैं? क्योंकि कोयले के पास में जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी ज़्यादा उसके पास में ऊर्जा होगी। जो हीरा होता है वो 100% कार्बन होता है, यानी 100% उसमें कार्बन। जब किसी पेड़ के पास में या किसी भी वस्तु के पास में यदि 100% कार्बन इकट्ठा हो जाए तो वो क्या बन जाएगी? हीरा बन जाएगी। और हम बन सकते हैं 100% कार्बन? हमारी बॉडी में जितनी भी जो भी वेट है उसमें से वेट का मान लेते चलो कि वेट का कितना, हमारा बहुत कम हिस्सा जो है वो कार्बन है।